नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां उमरैठा गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का अंतिम दिन पूरा वातावरण हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों से गूंज उठा। साथ ही बात होगी बगहा की, जहां गांधीनगर में 28 मई से 24 घंटे का अखंड अष्टयाम संकीर्तन आयोजित किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां जनपद के पिनाहट क्षेत्र के उमरैठा गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के अंतिम दिन का प्रसंग अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक रहा। जहां गुरुदेव विष्णु चेतन महाराज ने राजा परीक्षित के मोक्ष कलयुग के प्रभाव और भागवत महापुराण के उपसंहार का मार्मिक वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। कथा में बताया गया कि सुखदेव जी महाराज के उपदेश से राजा परीक्षित का मृत्यु भय समाप्त हो गया और उनका मन पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गया। इस प्रसंग को सुनकर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे तथा पूरा वातावरण हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों से गूंज उठा। वहीं कथा के समापन पर आयोजनकर्ता प्रमोद बघेल द्वारा व्यासपीठ का सम्मान और गुरुदेव का भव्य विदाई समारोह भी किया गया। प्रांत के बैठा में आयो परम आदरणीय विष्णु चेतन महाराज की क्या मैं परम पूज्य महाराज विष्णु चेतन जी के चरणों में करता है और मतलब धन्यवाद देता है समस्त इस परिवार का, जिस परिवार ने इतना अच्छा अनुष्ठान रखवाया है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग धर्म कराते हैं, धर्म के साक्षात धार्मिक कथा अनुष्ठान इस प्रकार के आयोजन कराते हैं। ये बहुत बड़ा विशाल इतिहास लोग होते हैं, लोग ऐसे कार्यक्रम करा पाते हैं। आदरणीय गुरु जी की कथा एक परिवर्तनशील कथा है। परिवर्तनशील में इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पर कथा के साथ साथ भगवान की जो पूजा अनुष्ठान के साथ साथ जो आदमी को स्वयं जीवन जीने का सलीका भी मिलता है। आदमी किसी चेतन जी महाराज जी है, वो अपनी कथा के वर्णन में अपने उद्बोधन के माध्यम से लोगों के अंदर परिवर्तन डालने का कार्य भी करते हैं। ऐसा मैंने देखा है। चाहे नशे का पदार्थ, तो आजकल की युवा पीढ़ी नशे के पदार्थों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। महाराज जी कहते हैं कि आप नशे से दूर रहिए, पास में जाना तो ग्रंथों के पास जाइए, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की कथा का स्मरण किया जा रहा है। मुझे भी आज इस कथा में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है। बहुत बहुत इस तरह से कलयुग चल रहा है, इस तरह से उनका होना है नहीं। जिस तरीके से जो गलत दिशा में जो लोग जा रहे हैं, इसके लिए कथाओं का होना अति आवश्यकता है। हिंदू सनातन धर्म के प्रति जुड़ाव होना इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कथाओं का अनुसरण निरंतर रूप से होते रहने चाहिए और परिवर्तन भी होता रहना चाहिए। लोगों में साथ बदलाव होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर साथ में कथा में वो साथ में अगर बदलाव आए साथ भी, तो फिर कथा के करने से और सुनाने से सुनने से कोई फायदा नहीं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां लालगंज क्षेत्र स्थित सुमन हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में प्रसूता की मृत्यु की घटना के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने मामले का गंभीर संज्ञान लेते हुए डिप्टी CMO एवं नोडल निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान डॉक्टर आलेंद्र कुमार को मौके पर जांच के निर्देश दिए, जिसके तहत औचक निरीक्षण में अस्पताल में फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, आवश्यक पंजीकरण तथा कई जरूरी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि उपचार के दौरान एक प्रसूता की मृत्यु हो गई थी और नवजात शिशु को गंभीर हालत में अन्य अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध और हंगामा किया। प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं CMO ने स्पष्ट किया कि बिना मानक संचालित किसी भी निजी अस्पताल या अवैध चिकित्सा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा मामले की जानकारी संबंधित थाना लालगंज को भी भेज दी गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखी धार्मिक पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत लवकुश परिसर गांधी नगर बगहा में 28 मई से 24 घंटे का अखंड अष्टयाम संकीर्तन आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अमन, चैन, लोक कल्याण और खुशहाली की कामना बताया गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान में NDA सरकार के दिग्गज मंत्री
सांसद विधायक सहित हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समाज सेवी सह जदयू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य एवं GDSK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान श्री राम का स्मरण करें और क्षेत्र के कल्याण की कामना भी करें। वहीं आयोजन के दौरान विशाल भंडारे और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल और उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी ध्रुव प्रसाद कुशवाहा, पारस कुशवाहा, डॉक्टर बासु कुशवाहा समेत दर्जनों की संख्या में समाज सेवी जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे यहाँ 28 मई और 29 मई, 28 को अष्टजाम शुरू हो रहा है और मई 29 को अष्टजाम खत्म हो रहा है। इस अष्टजाम में दोनों क्षेत्र के भी मंडली आ रहे हैं गाने के लिए। वाल्मीकि नगर क्षेत्र से भी आ रहे हैं, भैरवगंज से भी आ रहे हैं। सब मिलाकर 7-8 मंडली इस अष्टजाम में आ रहे हैं। यह पूजा मैंने अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगा था आज से 5-7 साल पहले। मेरे सारे बच्चे अधिकारी बन चुके हैं और इसी खुशी में मैं अष्टजाम कर रहा हूँ। मेरी मन्नत पूरा हो गई है। मैं भगवान की तरफ से अर्चना करता हूँ कि मेरे सारे परिवार सब लोग अच्छा से रहें, सुखी संपन्न रहें। और बगहा की जितनी भी जनता है और मेरे परिवार है, सबके लिए मैं सुख समृद्धि के लिए अष्टजाम कर रहा हूँ, क्योंकि बगहा के सारे वासी अच्छे से रहें, हंसी खुशी से रहें, उनका परिवार अच्छा से रहे। यह अष्टजाम 24 घंटा के लिए है। इसमें बगहा विधानसभा के सारे लोग को इन्वाइट किया गया है और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के लिए भी इन्वाइट किया गया है। जितने भी लोग आएंगे सबके लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है और भंडारा की व्यवस्था है। मुझे उम्मीद है कि काफी संख्या में लोग आएंगे और सबको मैं प्रसाद का वितरण कराऊंगा, खिलाऊंगा और सबसे मैं आशीर्वाद लूंगा। यह आयोजन गांधीनगर वार्ड नंबर 18 लोकुस कैंपस के मेरे निवास स्थान पर हो रहा है। यह अष्टजाम 28 मई को करीब 3 बजे के आसपास यह अष्टजाम शुरू होगी और 29 मई को 3 बजे के आसपास अष्टजाम खत्म हो जाएगी। मैं जदयू से राजनीतिक सलाहकार हूँ बिहार प्रदेश में। मैं सभी नेताओं को, जदयू के जो भी शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेता है, जैसे उमेश प्रसाद कुशवाहा जी या निशांत कुमार जी या माननीय नीतीश कुमार जी, मैं सबको इन्विटेशन कार्ड भेजा हूँ। अगर वो लोग बोला है लोग कि समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपके यज्ञ में शामिल होऊंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। और इसके अलावा इस यज्ञ में एनडीए के जितने घटक दल के सबको मैंने इन्वाइट किया है। उम्मीद है कि मेरे यज्ञ में शामिल होंगे, कि भागी बने। अपील यही करता हूं कि बगहा के जितने भी वासी हैं सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, सब कोई आए, हमें आशीर्वाद दें और हमें आगे की प्रेरणा के लिए प्रेरित करें और बगहा की सेवा के लिए मैं तत्पर रहूं। मेरा नाम बीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा हुआ। मैं जनता दल यूनाइटेड में राजनीतिक सलाहकार के रूप में चयनित हूँ प्रदेश में, बिहार प्रदेश में। बगहा से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर की रिपोर्ट। खबर चूरू से है, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए रतनगढ़ शहर में सफाई कर्मचारियों को राहत देने के लिए पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने संवेदनशील पहल करते हुए नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दिन में 2 शिफ्ट की बजाय केवल सुबह 1 ही शिफ्ट में सफाई कार्य कराया जाए, ताकि कर्मचारियों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं भी सुनी और खराब ट्यूबवेल की मरम्मत, बिजली पोल लगाने व शिफ्ट करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने जैसे मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। चूरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बटियागढ़ के ग्राम बकायन स्थित प्रसिद्ध श्री कौशलाधीश श्री 1008 इमला वाले हनुमान जी मंदिर की बिगड़ती व्यवस्थाओं और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का आक्रोश सामने आया है। जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बटियागढ़ तहसील पहुंचकर कलेक्टर दमोह एवं एसडीएम पथरिया के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर को शासकीय सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर में रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दान, आरती, शुल्क, वाहन पूजन सहित लाखों रुपयों का चढ़ावा आता है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। इस पर तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने बताया कि आवेदन कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय को भेज दिया गया है और शासन की गाइडलाइन के अनुसार आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें एक आवेदन इन लोगों का जो है अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें जो है इन लोगों ने मांग की थी कि हमारे मंदिर की बकाया मंदिर जो है
उसको ट्रस्ट बनाया जाए, और जिसके संबंध में मेरे द्वारा भी पूर्व में जांच की गई थी और गांव वालों की सहमति से एक जो है 20-21 लोगों की सूची प्राप्त हुई थी, जिसको मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ भेजा है और आज पुनः इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बड़ी संख्या में गांव वाले और आसपास के ग्रामीण भी एकत्रित होकर आए थे और सभी लोगों द्वारा बकायन मंदिर को ट्रस्ट बनाने के लिए मांग की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसको भी हमने वरिष्ठ कार्यालय को भेजा है और इसमें जो भी कार्रवाई है वो शीघ्र से शीघ्र होगी और इसमें जो है अगर शासन के नियमानुसार समिति बनाने का जो भी प्रावधान रहेगा वो गठित की जाए। ये बकाई जो मंदिर है इसकी ट्रस्ट के लिए हम लोग सब आए, 50-60 लोग करीब होंगे। ये मंदिर के अंदर जो अनियमितताएं चल रही हैं, पूजा के विषय में, आरती के विषय में, पुजारी के विषय में, महंत के विषय में, ये सब कुरीतियाँ चल रही हैं। इसलिए हम लोग सब जुड़ के यहाँ तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से, ट्रस्ट कमेटी के माध्यम से मंदिर में जो कार्य चलाना चाहते हैं, इसके लिए हम सब लोग यहाँ आए। तहसीलदार साहब ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि आपने जो लिस्ट दी है वो हम एसडीएम साहब के नाम भी सौंप रहे हैं। तो ये जो कमेटी दी है हमने, वो ये कमेटी की हमने लिस्ट दी है, 20-21 लोग जो है ना, वो टेस्ट कमेटी बनाई जाए, उसी की पब्लिक टेस्ट के विषय में मतलब जो है ना दिया है हमने, तो पब्लिक टेस्ट कमेटी बनाई जाए। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ आए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां लावालौंग प्रखंड में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसके तहत थाना प्रभारी और बीडीओ सह सीओ विपिन कुमार भारती के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो थाना परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, लावालौंग चौक, लमटा चौक, कोलकोले पिकेट, चुकरू बाजार, टांड सहित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते हुए संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश भी दिया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी और सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। इस फ्लैग मार्च में एएसआई सुधीर कुमार, एसएसबी जवानों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने व किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की। ये लावालौंग प्रखंड में ये फ्लैग मार्च बकरीद के शुभ अवसर पर निकाली गई। सर, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम सभी जानते हैं कि 28 तारीख को पूरे झारखंड में और इसके अलावा अन्य राज्यों में बकरीद मनाई जा रही है। उसी के तहत तो हम लोग आज प्रखंड लावालौंग में फ्लैग मार्च हम लोगों ने निकाला था। जैसा कि हमारे उपायुक्त सर और एसपी सर का निर्देश था कि जहाँ पर भी बकरीद मनाई जा रही है वहाँ पे हम लोगों को फ्लैग मार्च निकालना था। उसी का अनुपालन हम लोगों ने किया है, ताकि लोगों में यह रहे कि हमें प्रशासन देख रही है, मुस्तैद है और लोग जो भी समुदाय हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक अपने बकरीद पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को मनाएंगे और अन्य धर्मों के लोग भी जो हैं उन्हें सहयोग करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया है, जिससे कि त्यौहार शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सके। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से है, जहां जिले के किस्को में छोटा नागपुर बॉक्साइड एंड कोल वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में आगामी 23 मई को किस्को स्थित मेडिकल स्कूल खेल मैदान में भव्य महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और आयोजन समिति द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस महाधिवेशन में मजदूरों हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी तथा बड़ी संख्या में श्रमिक और यूनियन प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी संभावना है। वहीं कार्यक्रम में नितेश कश्यप, पवन राय, सुमन गुप्ता, चिंता देवी सहित कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस बीच किस्को के नए एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आयोजन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए।
मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष यूनुस अंसारी तथा थाना प्रभारी मानस कुमार साधु सहित पुलिस जवान मौजूद रहे। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से है, जहां जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत नवाडी पंचायत में शराबबंदी को लेकर जन जागरण और कार्यवाही अभियान तेजी पकड़ रहा है। जहां मुखिया मीना कुमारी एवं समाज सेवी कुद्दूस अंसारी की पहल पर पंचायत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है। इसी क्रम में आज सुबह नवाडी पुजार टोली में कुद्दूस अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने शराब के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता जताई और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। और इसमें हमारा मुख्य रूप से पहल रहा है कि शराबबंदी हो। आज जिन लोगों के यहाँ शराब बना हुआ था, हम उन गरीबों को नुकसान ना करते हुए उन लोगों को आज जो शराब मौजूद था उसका पैसा दे दिए और सख्त हिदायत कर दिए कि आज के बाद अगर दारू बनेगा तो फिर बर्तन भी तोड़ेंगे, दारू भी फेंकेंगे और दारू बनाने वाली जो मशीन है वो मशीन भी ख़राब की जाएगी, तोड़फोड़ किया जाएगा। आज लगभग 100 लीटर शराब फेंका गया और उसका पैसा गरीबों को दे दिया गया है। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां भीषण गर्मी और नौतपा के बीच जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहीं दुर्ग जनपद पंचायत से पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। 2 वर्ष पूर्व जनपद परिसर में आने वाले ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से लगाए गए पौधे आज भी सुरक्षित और हरे भरे हैं। जिला पंचायत सीईओ रुपेश पांडे ने स्वयं अपने हाथों से इन पौधों का रोपण किया था और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उठाई थी। खास बात यह है कि उन्होंने केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर लगातार उनकी देखभाल भी की। आज भी वो समय निकालकर पौधों को पानी देते हैं और उनकी निगरानी भी करते हैं, जिससे जनपद परिसर में हरियाली बनी हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उन्होंने लोगों से भी अधिक और अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। जी, ये हमने माह जुलाई 2024 में इन पेड़ों का रोपण किया था और ऐसे 100 पेड़ हमने पूरे परिसर में लगाया था। वर्तमान में आप देखेंगे कि 100 के 100 पेड़ जीवित हैं और इसमें लगातार इतने भीषण गर्मी में हम इस पेड़ को जीवित रखने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी जगह ग्राम पंचायतों में भी पेड़ लगाया जाता है, लगभग 200 पेड़ लगाते हैं, 300 पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं होने के कारण वो पेड़ खत्म हो जाते हैं। उसको लेके क्या कहना है? निश्चित रूप से कुछ हद तक आप ये सही कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेड़ लगाए जाते हैं उनके रखरखाव और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जो है वो आम नागरिक की ही है और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों का परिचय देते हुए उन्हें निश्चित रूप से इसमें पेड़ पे जल की सिंचाई करनी चाहिए, खाद देना चाहिए। आम जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ये जो वर्तमान में 48 डिग्री टेम्परेचर और फील तो उसका 50 डिग्री है ही, तो इतने टेम्परेचर को फिर से पुनः कम करने के लिए हमें कम से कम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 500 से 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसे जीवित रखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां ब्राह्मण समाज की महिलाओं और बेटियों पर कथित रूप से अभद्र वीडियो बनाने के मामले में बघेली कलाकार मनीष पटेल ने रीवा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में सोशल मीडिया पर जब ब्राह्मण की लड़की के साथ डेट पर जाएं शीर्षक से एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के माध्यम से रीवा के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं समाज के जनप्रतिनिधियों ने किसी भी समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक सामग्री बनाने को गलत बताते हुए सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील की है। सही किया है, गलत किया है?
हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाते जो समाज को ठेस सही किया था कि गलत किया था? मैं अपने से सब अभी तक जो भी वीडियो बनी है टोटल सही ही किया हूँ। अब FIR हो गया है तो जो भी गलती पे तो अभी तक फरार थे, पुलिस कह रही थी आप फरार थे। तो मतलब जो आपने कहा था वो सही कहा था? क्या कहा? जो भी कुछ कहा था जिसमें FIR हुई है उसके बारे में क्या कहना है? मनीष पटेल कल शाम को करीबन 3-4 बजे कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसको कोर्ट के द्वारा सिविल लाइन थाने में पेश किया गया था। आज उसको कोर्ट सिविल लाइन थाने से यहाँ ले गए विवेचना के लिए थे, तो इसके जहाँ पे इसका रूम लिया था वहाँ पे लैपटॉप जब्ती कराए और इसके बाद यहाँ अपने बिछिया थाना लेके आए हुए थे। इसका मेडिकल उपरांत इसको ले गए फिर से थाने पे। अच्छा, एक सबसे गंभीर मामला ये है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए इतना देर क्यों किया गया? कब इसमें FIR की गई थी? क्या कुछ FIR तो इसकी जनवरी महीने में हुई थी। अब कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की ढीला लपेटी के कारण इस तरह के अभी तक ये जैसे यूट्यूब में अपन वीडियो भी कंटिन्यू बना रहा था। अभी एक इसके दोस्त की शादी थी, कोई पिंशु यादव करके थे, उसकी शादी में भी था, तभी इसने ये बोला था कि जैसे सवाल किया गया कि एक समाज मेरे लिए 5,000 का इनाम रखा था, जैसा कि हमने ही ऐसा कुछ बोला था अपने ही समाज के लोग एक दूसरे द्वारा इनाम रखा गया था। ठीक, तभी पुलिस प्रशासन अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं थी। कल जब ये सरेंडर कर दिया कोर्ट के माध्यम से तब सिविल लाइन थाने को पता चला है। नहीं तो क्या लगता है आपको वजह कि पिछले 4 महीने 5 महीने बीत गए और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और ये लगातार सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस फोटोज जो भी हैं वो ऑल टू टाइम अपलोड करता रहा? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलत वो है जिसके कारण इसको छूट मिली थी जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी। अगर पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि कंटिन्यू यूट्यूब में एक्टिव रहता था हमेशा। आप देखे होंगे मीडिया के में ये वो बनाता था अपने वीडियो आइडियो कंटिन्यू, शादी में जाता था, तब भी कहीं ना कहीं इसके मुझे तो ऐसा लगता है इसके जो कुछ समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि मनीष पटेल के अंदर कुछ बदलाव आएगा या यथावत? अभी कंटिन्यू हम 12 बजे से इसके साथी थे, जहां इसको ले गए हम लोग को भी ले गए थे, तो मुझे तो ऐसा इसके हाव भाव से नहीं लगता कोई सुधार आएगा। अगर सुधार नहीं आता है तो हम तो प्रशासन से मांग करते कि कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिले। अगर ऐसा कुछ सुधार नहीं आएगा तो हम लोग दूसरे हिसाब से अपना देखेंगे। अब आज जब ये थाने में था तो कुछ इसके साथी थे जो वीडियो बनाने का काम? बिल्कुल, बाहर इसके 2-3 साथी थे जो वीडियो बना रहे थे। उनका ये कहना था कि मनीष भाई ने बोला है कि वीडियो बना लो, बाहर कौन कौन लोग आए हुए हैं। जैसे ही हमने तुरंत बताया, वहाँ पुलिस वाले साहब लोग थे, उन्होंने तुरंत उसका मोबाइल छुड़ाए और जब्त किए और उसको अब अंदर TI सब अपने रूम में ले गए थे, पूछताछ कर रहे थे क्यों वीडियो तुम इस तरह बनाए हो। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक समाज के उसमें दबदबा बनाना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है? बिल्कुल, ये दबदबा बना ही रहा, तभी तो इस तरह का बयानबाजी कर रहा। अभी अब जिसको लेके आ रहे थे तब भी ये कुछ ऐसी बात कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है। तो जैसा कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक तौर पे ये जो है तो आने वाले दूसरे समाज को भी भड़काने का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। समाज हम सब एक हैं, है ना, समाज सबके लिए, हर समाज के व्यक्ति हम सब एक हैं, है ना। समाज के लिए कभी किसी को गलत, किसी समाज को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम किसी वर्ग के हो, आप किसी भी वर्ग के हो, मगर घर परिवार है सब अपना, एक दूसरे की गलत टिप्पणी समाज के लिए नहीं करना चाहिए। और जो भी ये टिप्पणी करते हैं हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये फालतू टिप्पणी आप मत करो। आप अपना यूट्यूब बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर किसी समाज के ऊपर आप इस तरह टिप्पणी गलत करोगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अगर वो निकल के मान लीजिए जेल जाते हैं, दोबारा निकल के बाहर आते हैं, कुछ इसी तरह का दोबारा से करते हैं, तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, अगर ये दोबारा करेंगे तो अभी तो हम लोग पुलिस प्रशासन का सहारे ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो हम लोग खुद भी कुछ जैसा भी हो सकेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो मांग करेंगे। ऊपर मुख्यमंत्री महोदय हैं, अपने जैसा भी होगा हम लोग अपने स्तर से भी देखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा अब नहीं करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश चौबे है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव हूँ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाड़ा से है, जहां जिले के चिखली विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्वेता महाले ने आज जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मामलों की समीक्षा की। जहां रेवेन्यू, बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का विभागवार रिव्यू किया गया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों को पेंडिंग कार्यों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और विधायक ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम करे ताकि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। 4 मे 2026 रोजी आपण जनता दरबारचं आयोजन चिखली तहसीलमध्ये करण्यात आलं होतं
त्या जनता दरबारमध्ये जवळपास 242 तक्रारी आपल्याला विविध डिपार्टमेंटच्या प्राप्त झाल्या होत्या. ज्या 242 तक्रारी प्राप्त झाल्यात त्या प्राप्त तक्रारीवरती संबंधित डिपार्टमेंटने काय कारवाई केली त्या संदर्भातला आढावा आज प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज घेण्यात आला. ज्या ज्या ठिकाणची प्रकरणं मार्गी लागले त्यांना संबंधित नागरिकांना पत्राद्वारे कळवण्यात आलेलं आहे आणि जे काही न्यायप्रविष्ट प्रकरणं आहेत त्या संदर्भामध्ये आपण काही निर्णय देऊ शकलो नाही. काही विषय आपले निधीचे होते, जसं की पांधन रस्ता मंजूर करणे असेल किंवा मग नाली बांधकाम असेल, तर अशा विषयामध्ये सुद्धा आपण काही प्रत्यक्ष कारवाई करू शकलो नाही. जेव्हा निधी उपलब्ध होईल त्यावेळेला पांधन रस्ते असतील किंवा शहरातले काही नाल्या असतील ते विषय त्यावेळेला जसा निधी उपलब्ध होईल त्या पद्धतीने त्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न राहील. परंतु जे विषय या 242 पैकी जे विषय तहसील, पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी कार्यालय असेल किंवा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्याकडे काही पेंडिंग विषय असतील ते मॅक्झिमम जवळपास 70% विषय हे मार्गी लागलेले आहेत. जे विषय मार्गी लागलेले आहेत त्या संदर्भात पत्राद्वारे कळवलेलं सुद्धा आहे. आता पुढचा जनता दरबार आपल्याला जून महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी म्हणजे 1 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता पहिला आपल्या जनता दरबारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. माझी पुन्हा नागरिकांना विनंती आहे की आपण ज्या तक्रारी आमच्याकडे देत आहेत त्या तक्रारी विस्तृत स्वरूपाच्या असाव्यात, जेणेकरून प्रशासनाला त्याच्यावरती कारवाई तत्काळ करता येईल. गेल्या महिन्यामध्ये जवळपास 23 अशा तक्रारी आल्या होत्या की त्यामध्ये तक्रारदारांनी फक्त 4 ओळीची तक्रार केली होती. नेमकं त्या तक्रारीवरती प्रशासनाने काय करायचं हे त्या ठिकाणी क्लिअर होत नव्हतं. तर असे विषय पुन्हा आम्हाला त्या तक्रारदाराला पुन्हा पत्रावर व्यवहार करावा लागला. तर माझी विनंती आहे तक्रारदारांनी आपल्या ज्या समस्या आहेत त्या विस्तृत स्वरूपात त्या ठिकाणी लेखी स्वरूपामध्ये द्याव्यात, जेणेकरून विलंब न लागता लगेचच तुमच्या तक्रारीवरती ऑन द स्पॉट त्या ठिकाणी आम्हाला कारवाई करता येईल. बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले का ग्राम प्रधानों ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश 57,694 ग्राम प्रधानों को आगामी पंचायत चुनाव या अधिकतम 6 महीने तक प्रशासक के रूप में गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला है, जिसे यूपी के इतिहास में एक पहल माना जा रहा है, ताकि पंचायत चुनाव होने तक गांवों में विकास कार्य बिना रुकावट जारी रह सके। हालांकि इस दौरान प्रशासक केवल दैनिक और नियमित कार्य ही कर सकेंगे और कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएंगे। वहीं इस फैसले के बाद कई क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों ने खुशी जताते हुए मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। इस दौरान प्रधान रविंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र यादव बरेसर, ग्राम प्रधान हरेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ थाना क्षेत्र में चाय पीने गए सैफ खान नामक युवक पर कपूरपुर के पूर्व प्रधान और उसके साथियों द्वारा लाठी डंडों व हॉकी स्टिक से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई शाहनवाज द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार सैफ खान 26 मई की रात करीब 9:45 पर इकरम की टपरी पर चाय पीने गया हुआ था, जहां मौजूद पूर्व प्रधान, उसके चचेरे भाई सलमान वैद, कुदूस सगे भाई राजू प्रधान और कई अज्ञात लोगों ने बिना किसी बात के गाली गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। शिकायत में आरोप है कि जब सैफ किसी तरह जान बचाकर भागा और उसका भाई उसे लेकर थाने जा रहा था, तब आरोपियों ने रास्ते में उन्हें दोबारा घेर कर बुरी तरह से पीटा, जिससे सैफ को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से तत्काल मेडिकल जांच कराने, FIR दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या नाम भैया आपका? सैफ। कहाँ के रहने वाले हो? छिबरामऊ। क्या घटना हुई है? ऐसा हुआ था, एक डॉक्टर साहब हैं हमारे जान पहचान के। क्या नाम है उनका? उनका आरिफ नाम है, फिर डेंटिस्ट हैं। तो उनसे थोड़ी बातचीत हो रही थी काशीराम कॉलोनी के बाहर, और टिंगा प्रधान की चक्की है, वो आरा मशीन है वहीं पे। तो हम भी टिंगा प्रधान कहाँ के रहने वाले हैं? कपूरपुर के। तो यहाँ आरा मशीन है इनकी? हाँ, तो वहीं पे आते रहते हैं वो। तो कानपुर से हम लौटे थे, हमने देखा कि डॉक्टर साहब हैं, तो हम उधर खड़े हो गए, देखने लगे थे।
तो इतने में जो है उनकी बातचीत थोड़ी बढ़ी और जो डॉक्टर साहब थे वो आप करके बात कर रहे थे और जो सामने वाले थे वो तोतड़ा कर रहे थे। उन्होंने टिंगा प्रधान को फ़ोन कर दिया और वो आते ही जो है डायरेक्ट डॉक्टर साहब का गिरबान पकड़ दिए और हाथ छोड़ दिया। तो उसमें जो है हम और हमारे पास में जो लोग खड़े थे उन्होंने वही बीच बचाव करा। तो उन लोगों के हाथ में मेरे बाल आ गए। बाल पकड़ने के बाद में उन लोगों ने सबको छोड़ दिया, हमें मारने लगे। आपके साथ मारपीट की है? बहुत ज़्यादा कितने सर पे। आपके साथ किसने मारपीट की? वो टिंगा प्रधान ने की है और उनके साथ में जो एक बंदा था उसे मतलब नाम से नहीं मालूम, फेस से जानते हैं। वो लोग लगभग कितने लोग थे? वो बहुत ज़्यादा थे, गिनती पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते। मतलब एक बार मारा, फिर उसके बाद में हमें लोगों ने थोड़ा बचा के साइड में किया। इसकी सूचना आपने दी? घटना की जानकारी पुलिस को दी थी? 112 लगाया था, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था फ़ोन। उसके बाद फिर छिबराम कोतवाली पुलिस सूचना दी? हमने अपने यहाँ के जो सिटी इंचार्ज सर हैं उनको जो कॉल की थी, उन्होंने कहा कि दोबारा से लगा। हमने दोबारा लगाई। वो मौके पे आए नहीं? वो आ नहीं पाए। तब तक जो है टिंगा प्रधान हमारे पास आए और जो है एकदम से फिर इन्होंने मेरे बाल पकड़े। 2 बार मारपीट की? हाँ, हम कॉल कर रहे थे, उसी दौरान जो है इन्होंने हमें जो है फिर से पकड़ के मारना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो है जितने लोग थे सब ने मिल के मारा, बहुत ज़्यादा मारा था। पुलिस नहीं आई थी? पुलिस आई नहीं पाई, फ़ोन ही नहीं लगा। अब आपने एप्लीकेशन दिया है क्या? जी, अभी एप्लीकेशन दिया मेडिकल के लिए। कहाँ पे? अपनी यहीं पे शिवराम कोतवाली में। जी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? वो मेडिकल के लिए बोला। अभी आप कहाँ पे आए हो? अभी ये सरकारी अस्पताल है, शिवराम CSC अस्पताल में मेडिकल कराने आए? जी, सर ने भेजा है। सर में मतलब हॉकी वगैरह भी पड़ी थी मेरे सर में, तो चोट वोट है। फेस पे, जबड़े पे भूसा मारा गया, तो इस वजह से खुल नहीं गया, तो मेडिकल के लिए बोला। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिले के सासाराम स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में बुधवार को चिकित्सकों के संगठन ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रोके गए वेतन भुगतान को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर वेतन जारी नहीं किया गया तो जिले के चिकित्सक हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। संगठन के सचिव दिनेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि भव्या पोर्टल पर ड्यूटी और उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर वेतन रोकना डॉक्टरों का मानसिक और आर्थिक शोषण है, जबकि चिकित्सक पहले से ही स्टाफ की कमी, ड्यूटी, VIP ड्यूटी, कोर्ट कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच लगातार दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा समस्याओं की अनदेखी किए जाने से नाराजगी बढ़ रही है। वहीं संगठन ने सामान्य नियमों की मांग करते हुए बायोमेट्रिक व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि पिछले 4-5 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है बायोमेट्रिक के आधार, जबकि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। उसके क्रम में हमारे, आपको जान के बहुत दुख होगा कि इस स्ट्रेस लेवल को हम लोग सहते सहते बहुत से डॉक्टर बीमार हैं और हम लोग पिछले 3 महीने के अंदर अपने 2 अच्छे डॉक्टरों को खो चुके हैं इस स्ट्रेस को सहते सहते। अभी परसों दिन हमारा संझौली के सूरजपुरा के प्रभारी डॉक्टर संजीव रंजन सर को हम लोग खोए। कुछ दिन पहले यहाँ एक सर्जन थे, उनको हम लोग खोए, शशिकांत प्रभाकर सर को। आप समझिए कि हम किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी है। BMS डॉक्टरों से हम लोग कुछ काम चला रहे हैं और सरकार के कभी VIP दौरा तो कभी कुछ, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी कैंप में। और बायोमेट्रिक इशू नहीं है, बायोमेट्रिक तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं, कुछ हमारे कलीग दे रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक से अधिक हम लोग का अटेंडेंस तो भव्या से बन रहा है। अगर हम रोज OPD देख रहे हैं, इसका मतलब कि भव्या फेक है। आप जब अगर भव्या को नहीं मान रहे हैं, हमारा वेतन आप रोक रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है भव्या, उसको आप नहीं मान रहे, तभी तो आप हमारा वेतन रोक रहे हैं। यानी कि भव्या से जो हमारा OPD देख रहे हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं, उसको आप नहीं मान रहे हैं। आज हम लोग सर से रिक्वेस्ट करने आए थे, अंतिम है, अगर सरकार हम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर हमको वेतन नहीं देगी तो हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर होंगे।
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी। एक आप इसको एक नॉर्मल घटना समझिए, हम MBBS हैं, हम MD हैं और हमसे आप फोरेंसिक का काम करा रहे हैं, आप हमसे पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आप हमको बोल रहे हैं कि जाके VIP का दौरा करके आओ। VIP का दौरा करने में 6 घंटा लग रहा है और हम कब अटेंडेंस बनाएंगे अपना बायोमेट्रिक का? इसका जवाब है सरकार के पास। अगर हम 24/7 काम कर रहे हैं और पुलिस भी 24/7 काम कर रही है, तो 24/7 पुलिस काम कर रही है और उनको बायोमेट्रिक आप नहीं करा रहे हैं और आप हमसे बायोमेट्रिक करा रहे हैं, किस आधार पे? अगर ऐसा है तो उनसे भी कराइए और हमसे भी कराइए, हम बायोमेट्रिक देने के लिए तैयार हैं। बायोमेट्रिक एक बहाना है। सरकार अगर 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं करेगी, पूरे रोहतास जिला का चरणबद्ध तरीके से हम OPD बंद करेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।